हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज, जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, रीतिकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए, काव्य का मूल आधार श्रृंगारिता है, कला वासना पूर्ति का माध्यम थी, दरबारी काव्य संस्कृति से प्रभावित रहा और कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। बताना है कि कौन सा कथन है जो रीतिकाल के संबंध में नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कला में सामाजिक चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति मिलती है। यह रीतिकाल से संबंध नहीं है। बाकी काव्य का मूल आधार श्रृंगारिता है, कला वासना पूर्ति का माध्यम थी और काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित रहा। इसके अलावा रीतिकाल में ब्रजभाषा की प्रधानता थी। प्रकृति चित्रण था। लक्षण ग्रंथों की रचना की गई, नायिका भेद रचना की गई, आश्रयदाताओं की इसमें प्रशंसा की गई। ये सारे रीतिकाल के संबंध में कथन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है? रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिभुक्त। रीतिकालीन काव्य धाराओं को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन काव्य धाराएं 3 मानी हैं: रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है। नेक्स्ट, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए रीतिसिद्ध, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीतिमुक्त, ऑप्शन डी ये सभी। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि उन्होंने काव्य शास्त्र की परंपराओं को ध्यान में रखकर उन्हीं की परंपराओं के अनुसार पर लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि हैं रीतिबद्ध कवि। जैसे केशवदास, इसमें प्रमुख केशवदास, भूषण, चिंतामणि, देव, पद्माकर, मतीराम, ये कवि है जो रीतिबद्ध कवि है और उन्होंने काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार ही लक्षण ग्रंथों की रचना की है और ये रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। केशव, भूषण, चिंतामणि, देव, पद्माकर, मतीराम, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीतिसिद्ध कवि किन्हें कहा जाता है? बताना है। ऊपर हमने पढ़ा है कि रीतिबद्ध कवि कौन से हैं, आपको बताना है इसमें कि रीतिसिद्ध कवि किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की, जिन कवियों ने भक्ति और नीतिपरक काव्य रचना की, जो कभी आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते थे, या जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। सही आंसर है ऑप्शन डी, कि रीतिसिद्ध कवि वे कहलाए जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। काव्य शास्त्र की परंपरा के अनुसार कोई उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन उन्हें रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है। मतलब कि उन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उनको काव्य शास्त्र के लक्षण ग्रंथों की जानकारी पूरी थी, याद रखना है। और इसमें कौन से लेखक आते हैं? इनमें आते हैं रीतिसिद्ध कवि, जिसमें बिहारी, रसनिधि, कृष्ण कवि, ये रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन 5, रीतिमुक्त कवि किन्हें कहा गया? रीतिबद्ध पढ़ लिया हमने, रीतिसिद्ध पढ़ लिया। आपको बताना है कि रीतिमुक्त कवि किन्हें कहा गया है।
जो आश्रयदाताओं से समय को मुक्त रखा, कभी भी संप्रदाय से समय को मुक्त रखा, किसी भी संप्रदाय से समय को मुक्त रखा, प्रत्येक नियम की अवहेलना की, स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी कि रीति मुक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया। उन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की है और ना इन्हें जानकारी थी। रीति मुक्त कवि कौन से हैं? रीति मुक्त कवि घनानंद तो रीति मुक्त कवियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। बोधा, आलम, ठाकुर, ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने स्वतंत्र रूप से मुक्त प्रेम का वर्णन किया है। इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना की है और उन्हें न लक्षण ग्रंथों की जानकारी थी। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता? ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं पूछा है, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता। रसनीति, रसलीन, ठाकुर, आलम। अभी पीछे पढ़ा है हमने ये। सही आंसर बताना है कि रीति मुक्त कवि धारा के अंतर्गत नहीं आता। सही आंसर है ऑप्शन ए रसनिधि। रसनिधि रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी, रसनिधि, कृष्ण कवि, ये रसनिधि कवि माने जाते, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बाकी ठाकुर, आलम, रसलीन ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त कवि, तीनों रीति मुक्त कवि है। और रसनिधि जो कि रीति सिद्ध कवि है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा का है? आपको बताना है रीति सिद्ध धारा का है। बिहारी, घनानंद, देव या इनमें से कोई नहीं? रीति सिद्ध पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन ए बिहारी, जो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। बिहारी, रसनिधि, कृष्ण कवि ये रीति सिद्ध धारा के कवि है। घनानंद जो कि रीति मुक्त धारा के कवि है। देव जो कि रीतिबद्ध धारा के कवि है। रीतिबद्ध धारा के कवि है, रीति मुक्त धारा के कवि है। और बिहारी जो कि रीति सिद्ध धारा के कवि है। नेक्स्ट, असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन को चुनिए। रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। रीति सिद्ध कवि बिहारी है। आलम रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। घनानंद रीति मुक्त कवि है। सही आंसर बताना है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना, ये सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और उसी हिसाब से अपने अभ्यास को जारी रखिए। हाँ, लेकिन आप साथ साथ में थ्योरी को जरूर पढ़ें कि रीतिकाल का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप रीतिकाल को भी पढ़ लें ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट होता चला जाए। सही आंसर है ऑप्शन सी, आलम रीति सिद्ध कवि नहीं बल्कि रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त कवि आलम। बाकी रीति काव्य धारा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, ये हमने पढ़ा ही, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। रीति सिद्ध कवि बिहारी है। घनानंद रीति मुक्त कवि है। आलम रीति मुक्त कवि है, याद रखना है। नेक्स्ट, रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंदता, सामाजिकता, ऐतिहासिकता या निर्व्यक्तिकता? आपको बताना है कि जो रीति मुक्त कविता है, जो जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आते हैं, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना की है, इन्हें लक्षण ग्रंथों की न तो जानकारी थी और न इन्होंने रचना की है। अब इन्हें बताना है आपको कि रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की विशेषता है जिन्होंने स्वच्छंद होकर अपने काव्य की रचना की है, किसी भी परिपाटी में बंधे नहीं ये कवि। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऑप्शन ए बिहारी, देव, घनानंद या पद्माकर? ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी पद्माकर। पद्माकर जिन्हें कविराज शिरोमणि भी कहा जाता है। एक सेकंड,
सही आंसर है पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में लगभग ऋतुओं और त्योहारों का वर्णन किया है। तो आपसे अगर प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए जिनमें त्योहारों, रंगों और ऋतुओं का वर्णन किया जाए तो उनमें पद्माकर प्रमुख हैं और इन्हें कविराज शिरोमणि भी की उपाधि भी दी गई है। कविराज शिरोमणि की उपाधि भी दी गई है। दी किसने है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह ने, जो कि जयपुर नरेश है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। लक्षण ग्रंथकारों के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं पद्माकर, जो कि रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध कवि है, इसलिए इन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं, इसलिए लक्षण ग्रंथकारों के अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर माने जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, या बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्यता बहुत कम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। एक तो ये प्रश्न बन गया कि बिहारी की भाषा के बारे में किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और क्या कहा है? 2 प्रश्न आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में कहा है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना। एक पॉइंट ये भी याद रखना कि जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने बिहारी को कवि नहीं माना। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, या चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास या पतन का युग है? राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन का कैसा युग है, आपको बताना है। रीतिकाल जो कि 1643 से 1843 200 वर्षों का जो समय है वो कैसा समय है, आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है, राजनीतिक रूप से, याद रखना है। कालक्रम के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि निम्न में से किन्हें माना जाता है? कालक्रम के अनुसार पूछा है। कालक्रम के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? बिहारी, चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर। सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवदास। केशवदास को नगेंद्र व श्याम सुंदर दास ने, नगेंद्र प्लस श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। अखंड परंपरा के कवि शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि चिंतामणि को माना है। उन्होंने कहा है कि रीतिकाल की अखंड परंपरा के प्रथम कवि चिंतामणि हैं। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। जबकि नगेंद्र और श्याम सुंदर दास ने केशवदास को माना है प्रथम कवि। नेक्स्ट, रीतिकालीन कवियों में केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाला कवि कौन है? केशव, मतीराम, बिहारी, देव। मेरे प्रश्न पढ़ते ही आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा। अपने अभ्यास को जारी रखना है और आपको अपने आप कमेंट में इसका आंसर देना है और आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं और कितने गलत, और जो गलत हो रहे हैं उनको ढंग से समझना है। सही आंसर है ऑप्शन सी की बिहारी या जिन्होंने बिहारी सतसई एकमात्र उनकी रचना है। बिहारी सतसई उनकी एकमात्र रचना है जिन्होंने केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाला कवि बिहारी है। बिहारी सतसई जो कि ब्रज भाषा में है। आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कि इनकी भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी सतसई 1662 ईस्वी की रचना है। मुक्तक काव्य है ये, मुक्तक काव्य। ध्यान रखना है कि बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई केवल एक ग्रंथ लिखकर सर्वाधिक सम्मान पाने वाला कवि है। बिहारी सतसई ब्रज भाषा में है। 1662 ईस्वी में लिखा गया है और मुक्तक
काव्य है, इम्पोर्टेंट रचना है, इम्पोर्टेंट कवि है, पढ़ना है इनको अच्छे से। बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण किसकी प्रेरणा से हुआ? गाथा सप्तशती, भूषण उल्लास, रसराज या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए गाथा सप्तशती। इसके अलावा इसमें दो और भी हैं, आर्या सप्तशती और अमरुशतक। गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरुशतक, इन तीनों की प्रेरणा से बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण इन तीनों की प्रेरणा से हुआ। भूषण उल्लास जो कि भूषण की रचना है, भूषण की है। रसराज जो कि मतीराम की रचना है। तो बिहारी सतसई ग्रंथ का निर्माण गाथा सप्तशती, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? पूछा है निम्न में से कौन सा मुक्तक काव्य है? बिहारी सतसई, रस रहस्य, भाषा भूषण या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही मैंने प्रश्न पढ़ा है उसी टाइम आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा कि मुक्तक काव्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहारी सतसई जो कि मुक्तक काव्य है। 713 इसमें दोहे हैं, भाषा इसकी ब्रिज है, याद रखना है। 1662 ईस्वी में इसकी रचना है, यह बिहारी की रचना है, बिहारी सतसई। रस रहस्य जो कि कुलपति मिश्र की है, कुलपति मिश्र की रचना है ये। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है, जसवंत सिंह। तो याद रखना है मुक्तक काव्य बिहारी सतसई, ऑप्शन ए। बिहारी के काव्य को किसने शक्कर की रोटी कहा? शक्कर की रोटी बिहारी के काव्य को किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा या डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा है? ऑप्शन सी पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के जो काव्य है उसको शक्कर की रोटी कहा है, याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट रचना है और इम्पोर्टेंट कवि है बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? आपको बताना है कि जो बिहारी के दोहे हैं, बिहारी सतसई उनकी रचना है और उसमें 713 दोहे हैं, उनको उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया? मुंशी सदा सुखलाल, कृष्णदेव, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम या मुंशी देवीलास। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, जिन्होंने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। बिहारी के दोहे यानी बिहारी की रचना बिहारी सतसई। भाषा ब्रिज 1662 की रचना है, 713 इसमें दोहे हैं, याद रखना है। और इनका अनुवाद किया है मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, ऑप्शन सी, याद रखना है। भूषण की कविता का प्रधान स्तर है श्रृंगारिक, प्रस्तिपरक, कारुणिक या व्यंग्यात्मक। प्रधान स्तर है, सही आंसर है ऑप्शन बी प्रस्तिपरक। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार है। लाल चंद्रिका जो कि बिहारी सतसई की एक टीका है। ये एक प्रश्न तो यहाँ पे भी हो गया कि लाल चंद्रिका है वह बिहारी सतसई की टीका लिखी गई है। बिहारी सतसई पर लगभग 50 से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी है अब तक, 50 से अधिक टीकाएँ अभी तक लिखी जा चुकी है, जिसमें आपको बताना है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, बिहारी, कृष्ण कवि या लल्लूलाल। सही आंसर है ऑप्शन डी लल्लूलाल की टीका। लल्लूलाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका के नाम से टीका लिखी है। और बिहारी एक पॉइंट ये भी याद रखना कि बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम जो टीका है वो इनके दत्तक पुत्र कृष्ण कवि द्वारा लिखी गई। ध्यान देना है कि लल्लूलाल की जो लाल चंद्रिका टीका है बिहारी सतसई पर, और कृष्ण कवि है वो उन्होंने जो बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका लिखी वो इनके दत्तक पुत्र द्वारा लिखी गई। कृष्ण कवि जो कि बिहारी के दत्तक पुत्र है उन्होंने लिखा है, ठीक है। और अब तक 50 से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी है बिहारी सतसई पर, ठीक है।
आई होप आप सबको ये मेरी बातें सारी समझ में आ रही है। बिहारी सस्से की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? अगर समझ में आ रही है तो अच्छे से समझना है, ठीक है। बिहारी सस्से की सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? लल्लू लाल जी की, आनंदी लाल शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगन्नाथ दास रत्नाकर? आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी बिहारी सस्से की टीका लिखी है। उन्होंने लिखी है बिहारी रत्नाकर के नाम से। बिहारी रत्नाकर के नाम से बिहारी सस्से की टीका लिखी है 1929 में, जो कि सबसे प्रमाणिक टीका मानी जा सकती है। लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, ठीक है, ध्यान देना है। और एक है आनंदी लाल शर्मा, जिन्होंने बिहारी सस्से पर फिरंगी सस्से नाम से टीका लिखी है फारसी में। याद रखना है, आनंदी लाल शर्मा ने बिहारी सस्से पर एक टीका लिखी है फिरंगी सस्से के नाम से, और वो उन्होंने फारसी में लिखी है। बिहारी रत्नाकर के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है टीका, जो कि सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है। और लल्लू लाल जी ने लाल चंद्रिका के नाम से टीका लिखी है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो इनको ध्यान दे के समझना है। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? जैसे ही मैंने ये प्रश्न पढ़ा है आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा, क्योंकि हमने पीछे ये भी एक प्रश्न पढ़ा है कि लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्माकर जिन्होंने त्योहारों रंगों का वर्णन अधिक किया है। कविराज शिरोमणि के नाम से इनको उपाधि मिली है। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इन्हें उपाधि दी है, कविराज शिरोमणि। ये प्रश्न हमने अभी किया है। कवि नाम शिरोमणि के नाम से इन्हें पद्माकर को उपाधि दी है जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। ये लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, क्योंकि पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है, जिन्होंने काव्य शास्त्र की परंपराओं का अनुसरण करके लक्षण ग्रंथकारों की रचना की है। याद रखने हैं सारे पॉइंट। यूरोप में बिहारी सस्से के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? बिहारी सस्से जो कि बिहारी की रचना है, और यह एकमात्र रचना लिखकर बिहारी ने अपने प्रसिद्धि कमाई है अपनी। सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है कि यूरोप में बिहारी सस्से के समक्ष और कोई दूसरी रचना नहीं है। ध्यान देना है इस पे, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी। रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य शुक्ल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा ही भक्ति काल में ही हो गया था, यह विचार किसका है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह विचार है, और बहुत इंपॉर्टेंट विचार है, आपको याद रखना है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? बताना है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। एक पॉइंट तो इसमें ये कि इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, किन को थी? गणानंद के बारे में यह कहा गया है। गणानंद के बारे में कहा गया है कि भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी परख गणानंद को थी। और ये आपको बताना है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। एक आपको याद रखना है कि इन्हें इनके जो भी ये सर्वनाम से संबोधित करके जितनी कोटेशन आती है, उनमें लगभग आचार्य शुक्ल जी के कथन होते हैं ये सारे। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, यह कोटेशन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या ग्रियर्सन?
आपको बताना है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, धीरज पथिक, जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला और ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। किसके बारे में? गणानंद के बारे में। ये भी कोटेशन किसके बारे में है? ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कोटेशन है गणानंद के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। गणानंद जो कि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। गणानंद, इनका वियोग श्रृंगार अधिक, इनका जो वियोग श्रृंगार वर्णन है, वियोग श्रृंगार वर्णन वह अधिक प्रसिद्ध है। गणानंद की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी रचनाएं सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। याद रखना है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। यह कथन किसका है? आपको बताना है। बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी की रचना है। यह कोटेशन किसका है? ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है कि बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, उनके हृदय का हार बनी हुई है। बिहारी सतसई बिहारी का एकमात्र ग्रंथ है। श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? केशव, सेनापति, द्विजदेव या इनमें से कोई नहीं? श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका के रचनाकार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, द्विजदेव। द्विजदेव की ये रचनाएं हैं। द्विजदेव रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि मान जाते हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि, द्विजदेव रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। किसने कहा है? शुक्ल ने। शुक्ल के अनुसार द्विजदेव रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका इनकी रचनाएं हैं। याद रखना है। असत्य कथन को चुनिए। रस प्रबोध रसलीन की रचना है। श्रृंगार और वीरस के प्रधानता रीतिकाल में रही। बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है और इश्कनामा के रचयिता आलम है। आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। रस प्रबोध रसलीन की रचना है। श्रृंगार और वीरस की प्रधानता तो रीतिकाल में रही ही है। बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है। इश्कनामा के रचयिता आलम नहीं, बोधा है। इश्कनामा और एक इनकी रचना है वीरह वारिस। वीरह वारिस और इश्कनामा के रचयिता है बोधा। ऑप्शन डी, इश्कनामा की रचयिता है बोधा। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। आलम की रचनाएं हैं। आलम की रचनाएं हैं आलम केली, श्याम स्नेही, सुदामा चरित, ये आलम की रचनाएं मानी जाती है। आलम केली, सुदामा चरित और श्याम स्नेही आलम की रचनाएं हैं। इश्कनामा और वीरह वारिस बोधा की रचनाएं हैं। याद रखना है। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम बताना है। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखो, एक सेकेंड। ऑप्शन सी केशव 1555, बिहारी 1595, देव 1673 और गणानंद 1689। जन्मकाल के आधार पर केशव 1555, बिहारी 1595,
देव 1673 और गणानंद 1689। आपको बताना है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम माना जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपना कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास समझ में आ रही है, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या अच्छा पढ़ा रही हूँ, क्या बुरा पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लास पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना और क्लास में अपने अभ्यास को जारी ज़रूर रखना है। रीतिकाल पे हमने आज से दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास भी आएगी रीतिकाल पे, जिसमें हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।